नमस्कार। मेरे बगल में आप अखबार की एक कटिंग देख रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में ये दो खबरें छपी हुई हैं। क्योंकि मेरा आज का कार्यक्रम इसी संदर्भ में है, तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें जो दो खबरें हैं इसको जरा गौर से देखिए। पहली खबर यह है कि 41 मजदूर 14 दिनों से एक सुरंग में फंसे हुए हैं और पूरा तंत्र उनको निकालने की कोशिश कर रहा है, निकाल नहीं पा रहा। देश भर, दुनिया भर से मशीनें मंगाई जा रही है। दूसरी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेजस पर उड़ान भरने को लेकर है और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी क्षमता का प्रतीक है। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद समझिए कि हकीकत क्या है और फसाना क्या है और दोनों में फर्क कितना है। अब आज के कार्यक्रम पर आते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये पूरा कार्यक्रम देखेंगे ध्यान से, क्योंकि ये हमारे और आपके जीवन से भी जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक गलती की वजह से 41 मजदूरों की जान पर बनाई? क्या आप ये जानते हैं कि मोदी सरकार का अहंकार इतना बड़ा हो गया कि अब वो पूरे उत्तराखंड के लिए खतरे की घंटी बजा चुका है? क्या आपको पता है कि सरकार जिस परियोजना का ढिंढोरा पीट रही है उस परियोजना की असल हकीकत कितनी भयानक, कितनी डरावनी, कितनी खतरनाक है? चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं ये सच्चाई बताने की कोशिश करता हूं, कुछ आंकड़ों के जरिए, कुछ संदर्भों के जरिए। 2023 में हिमालय क्षेत्र ने आपदाओं के हमले का जो पूरा इलाका था वो उसका गवाह बना, जिसमें उत्तराखंड में जोशीमठ का डूबना था, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आना और भूस्खलन होना, सिक्किम में हिमनदी झील का विस्फोट आपको याद होगा, और हाल ही में उत्तराखंड में बलकोट के पास सुरंग ढहना भी इसमें शामिल है। हालांकि ये घटनाएं आसमान आपको लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में वो इस क्षेत्र में, विशेष रूप से उत्तराखंड में बेतरतीब विकास के परिणामों को उजागर करने की एक कहानी है। और ये बड़ा खतरनाक। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हिमाचल का प्रचलित विकास मॉडल पहाड़ों के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। और ये खतरा आज का नहीं है, यह खतरा आने वाले पीढ़ियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हिमालय का पारिस्थितिक तंत्र दुनिया के सबसे नाजुक पारिस्थितिकीय तंत्र में से एक है। यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भी तब्दीली करते हैं, थोड़ा सा भी आप यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं जो ठीक नहीं है, तो यह खतरनाक साबित होता है। इसके उदाहरण भरे पड़े। लेकिन जब बड़े बड़े शहरों में ऐसी कमरों में बैठकर कार्य योजनाएं बनाई जाती हैं, कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं, तो वो इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की अवहेलना करती हैं, उनके बारे में बहुत ख्याल नहीं करती। और यही उत्तराखंड में भी हुआ और इसकी वजह से आपदाओं का खतरा पैदा होता है। आपदाएं आती है तो यही होता है कि 41 मजदूर इतने दिनों से एक सुरंग में फंसे हुए हैं। बादल फटने या आकस्मिक बाढ़ जैसी जो हिमालयी आपदाएं हैं, उनको महज एक प्राकृतिक घटना नहीं माना जाना चाहिए और सिर्फ प्राकृतिक घटना मानकर उसको खारिज नहीं कर देना चाहिए। इस तथ्य को नजरअंदाज कर देना ठीक नहीं है कि इन जलवायु घटनाओं की बढ़ी हुई आवृत्ति और तीव्रता हिमालयी क्षेत्र के लिए चुने गए समग्र विकास प्रतिमान के कारण है। ये मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूं कि आपको समझ आए। हिमालय के ज्यादातर हिस्से में भूविज्ञान अस्थिर और गतिशील है और योजनाकार, नीति निर्माता और सरकारी एजेंसियां जो यहाँ पर काम करती हैं, वो नासमझ, लालच और आक्रामकता की वजह से हिमालय को नुकसान पहुंचाती। सिर्फ ये लालच है कि मैं ऐसी परियोजना बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसका खामियाजा किनको भुगतना पड़ता है? मजदूरों को, आम लोगों को। अब जैसे उदाहरण ले लीजिए आप चार धाम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का, जहां पर यह सुरंग बन रही थी। ये एक अवैज्ञानिक परियोजना का एक ज्वलंत उदाहरण है जो इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी विनाश के कारण के रूप में खुलकर सामने आ गया। दिसंबर 2016 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य हिमालय में जो चार धाम स्थित हैं, जिसमें केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री, यहां तक तीर्थ स्थलों तक कनेक्टिविटी बढ़ जाए, लोग आसानी से पहुंच सके। सुनने में अच्छा लगता है। इसके तहत सड़क चौड़ीकरण का काम हुआ, सुरंग निर्माण हुई, फ्लाईओवर बनाए गए, बाईपास बनाए गए। 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने इस परियोजना में, और 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद हिमालय में ये 889 किलोमीटर की सड़क बनेगी, 4 लेन। अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद सड़क परियोजना अपनी योजना और कार्यान्वयन में गंभीर गलतियों और धारणाओं को उजागर करती है, अगर आप इसको बहुत बारीकी से नोटिस करने की कोशिश करें। इस परियोजना को अमल में लाने के लिए जम के कानून में हेरफेर किया गया और ये हेरफेर सुप्रीम कोर्ट में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें सरकार की मदद की। सुप्रीम कोर्ट ने 100 किलोमीटर से अधिक की परियोजनाओं के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया और अनुमति देती कि आप रोड बनाइए, जाके आप सड़क बनाइए, चौड़ीकरण करिए।
एक प्रतीकात्मक पर्यावरण मूल्यांकन आयोजित किया गया था, लेकिन ये इस पैमाने की परियोजना के लिए अनिवार्य नहीं था, क्योंकि किताबों में, कागजों पर ये एक परियोजना नहीं बल्कि 53 छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, और ये पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने में प्रणालीगत विफलता को दिखाता है कि कैसे पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया और ये इसको बचाया नहीं जा सकता। सरकार ने 2002 से 2012 तक सीमा सड़क संगठन को दी गई पुरानी वन मंजूरी का भी उपयोग किया और लगभग 1/4 हिस्से का काम तुरंत शुरू हो गया। तथ्य यह है कि इस परियोजना के लिए इस राजमार्ग के कई हिस्से पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कि आप राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को ले लीजिए, यहाँ से ये परियोजना निकल रही है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ले लीजिए, आप केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य ले लीजिए, भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ले लीजिए, और कई अन्य इलाके भी हैं। तो ये दिखाता है कि सरकार ने या तो जमीन की उपयोग की स्थिति बदल दी या कुछ और हेरफेर किया। एक परियोजना जिसका लक्ष्य 600 हेक्टेयर हिमालयी जंगल को नष्ट करना है, उसे बिना किसी पर्याप्त वैज्ञानिक जांच या सार्वजनिक बहस के आगे बढ़ा दिया गया। कोई वैज्ञानिक जांच नहीं की गई, सिर्फ खानापूर्ति कागजों पर कर दी गई और इसलिए कि बस ये परियोजना पूरी कर। वैसे यहाँ पर राजमार्ग 2 लेन का होता तो काम चल जाता और वो ज्यादा ठीक है, लेकिन इसको 4 लेन बनाने के चक्कर में प्रकृति का जम के दोहन हुआ। प्रस्तावित परियोजना की वजह से होने वाले संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक नुकसान का आकलन करने और उसके प्रभाव को कम करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति, जिसको शॉर्ट में अगर आप कहें तो HPC, नियुक्त की थी। HPC के कई काम थे। HPC के कई सदस्यों द्वारा की गई मजबूत सिफारिशों और टिप्पणियों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से बहुमत को दृष्टिकोण रखते हुए, इसकी पूर्ण अवहेलना करते हुए इस परियोजना का उसके मूल पैमाने और कार्यप्रणाली, इसको 10 मीटर तारकोल वाली सतह के साथ 12 मीटर की सड़क की इसने अनुमति दे दी। यानी 10 मीटर का तारकोल होगा और 12 मीटर की सड़क बनेगी। उच्चतम न्यायालय ने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के वहन क्षमता को नजरअंदाज करते हुए अनजाने में यह पुष्टि की कि एक चौड़ी सड़क महत्वपूर्ण है। यानी उनको यह मानना था कि हिमालय महत्वपूर्ण नहीं है, चौड़ी सड़क चाहिए। इस परियोजना का सबसे बड़ा नुकसान समृद्ध हिमालयी वनस्पति और जीव जंतु हैं, जो उस इलाके में रहते थे, जो अब परेशान हुए हैं। परियोजना का प्रस्ताव है और इसमें लगभग 600 हेक्टेयर वन भूमि को साफ कर दिया गया है। 56,000 से ज्यादा पेड़ों को काटा गया। ये तो मैं लिखित आंकड़े दे रहा हूं जो उपलब्ध है। इससे उत्तराखंड का जो पूरा वन क्षेत्र है वो प्रभावित हुआ। ये राज्य अपनी जैविक संपदा के लिए जाना जाता है, उत्तराखंड, वो प्रभावित हुआ। पिछले कुछ सालों में पेड़ों की अंतहीन कटाई हमने देखी है, जो लोग चार धाम गए, और उसकी वजह से कई सारे भूस्खलन क्षेत्र बन गए, लगातार भूस्खलन होने लगा। लघु हिमालय श्रृंखला में जीवित पर्वत शामिल हैं, यानी बहुत नए पर्वत शामिल हैं जो बढ़ रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति भूवैज्ञानिक समय में हुई है, यानी हाल फिलहाल में हुई है, और ये उन्हें स्वाभाविक रूप से भूस्खलन के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। और इस पैमाने पर पेड़ों को काटना एक कठिन चुनौती है और ये इसको और बदतर कर देता है। ये ध्यान रखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि निर्माण गतिविधि और ढलान काटने के कारण जो ताजा भूस्खलन से उखड़े पेड़ है, उनको भी ध्यान में रखते हुए इस परियोजना की वजह से क्षतिग्रस्त पेड़ों की जो वास्तविक संख्या है वो 56,000 से काफी ज्यादा है। वास्तविक संख्या स्वीकृति राशि से कम दोगुनी हो, यानी पूरे 900 किलोमीटर के क्षेत्र में देवदार, चीड़, खैर, बेल और दूसरे जो जंगल के पेड़ हैं, उनका कोई भी पौधा उनकी जगह नहीं ले सकता। आप उनको बर्बाद कर देते हैं। आप कहते हैं कि आपको एक चौड़ी सड़क चाहिए। जलधाराओं, नदियों और जंगलों में लगातार मलबा डाला गया, ये दूसरा समस्या है। और इस परियोजना का एक और पर्यावरणीय खतरा है। ये HPC ने जो रिपोर्ट दी थी, जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी गई, उसमें इस बात की चेतावनी दी गई थी, ये वो क्षेत्र है जहां देश की 2 प्रमुख नदियां निकलती है, एक तो गंगा निकलती है, दूसरी यमुना निकलती। ये वो इलाका है जहां पर ये सड़क बन रही है। उत्तर भारत की ज्यादातर जल निर्भरता इन 2 नदियों पर ही है, लेकिन परियोजना ने उनके नदियों की कल्याण को भी नजरअंदाज कर दिया, उनको भी नजरअंदाज कर दिया पूरी तरह से, और उनको कई जगह पर अपनी दिशा बदलनी पड़ी नदियों को। पिछले दशक में भागीरथी और अलकनंदा में मलबा डंपिंग के प्रभाव को देखने के बावजूद, जिससे 2013 में अचानक से बाढ़ आ गई थी, आपको याद होगा वो कितना भयावह मंजर था, और इसमें करीब 5,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। ये तो लिखित आंकड़ा है, वैसे कितने लोग मरे पता है। सरकार ने कार्रवाई
नहीं करने का फैसला किया। इसके बावजूद पिछले 20 सालों में यमुना घाटी में नदी के प्रभाव में भारी बदलाव के साथ साथ इसके किनारों पर मलबे और मिट्टी की अंधाधुंध डंपिंग हुई है, अंधाधुंध डंपिंग हुई है। इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया, कोई ख्याल नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया। निर्माण और विध्वंस मलबे के अलावा इस परियोजना के माध्यम से 20 मिलियन टन खोदी गई मिट्टी को स्थानांतरित किया जाता है और इस गंदगी के ज्यादातर हिस्से को गंगा और यमुना और ये जो सहायक नदियां हैं और फीडर धाराएं हैं उनमें डंप कर दिया जाता है। और इसकी वजह से नदियों ने अलग अलग जगहों पर अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि पानी को तो बहना है। अगर आप यहां बंद कर देंगे तो साइड से निकलेगा। नदियों के मार्ग में पैदा हुई अप्राकृतिक रुकावटों को देखते हुए भविष्य में मूसलाधार बारिश 2013 से भी बड़ी आपदा ला सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। चार धाम परियोजना में नदियों और पारिस्थितिकी प्रणालियों की बुनियादी समझ का भी अभाव नजर आता है, यानी इसको भी ध्यान में नहीं रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंदीदा परियोजना मानी जाती है ये, और इसके समानांतर एक और परियोजना यहाँ पर चल रही है जो आपदा क्षमता को पूरक करने वाली जो परियोजना है, उसमें 372 किलोमीटर लंबी चार धाम रेलवे परियोजना भी शामिल है। ये भी उनकी बड़ी पसंदीदा परियोजना है। 75,000 करोड़ की अनुमानित लागत है इस परियोजना की, और इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है। और इस पूरे क्षेत्र में भू विज्ञान की अनदेखी करते हुए दर्जनों सुरंगें बनाई जा रही हैं। कई विशेषज्ञ जोशीमठ के टूटने का कारण क्षेत्र में सुरंगों की लगातार खुदाई के साथ साथ पहाड़ों को लूटने वाले जल विद्युत संयंत्रों को भी मानते हैं, जिसकी वजह से अभी हाल ही में जोशीमठ में जो घटनाक्रम हुआ था आपने देखा होगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स उसको लेकर आई थी। बरकोट के पास सुरंग रहने की घटना कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि एक अधिक व्यापक समस्या का लक्षण है। हिमालय ने अनियोजित विकास, मानव गतिविधि या ज्यादा सटीक रूप से रेल और सड़क नेटवर्क, बड़े पैमाने पर पनबिजली संयंत्रों को लगाना, इसके माध्यम से पूरे हिमालयी क्षेत्र को विकसित करने की जो सरकार की योजना है, उसने जलवायु संवेदनशील परिदृश्य में आपदाओं की जो फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ा दिया है, उसकी तीव्रता को बढ़ा दिया है। एक पर्वतीय राज्य के रूप में अगर आप उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड इस उभरती पारिस्थितिकी त्रासदी में सबसे आगे है। यहाँ पर बड़ा नुकसान हो रहा है लोगों का, और ये पूरे इलाके में रहने वाले लोगों की जान कभी भी खतरे में आ सकती है। इस परियोजना में इंजीनियरिंग की भी गड़बड़ियां शामिल। सिंधियारा सुरंग रहने के मामले में अगर आप देखें तो खुदाई प्रक्रिया के दौरान चट्टान के कमजोर हिस्से की पहचान नहीं की गई, यानी कमजोर हिस्से को भी उन्होंने बना दिया, और नाजुक चट्टान संरचनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। पूरे क्षेत्र में अलग अलग तरह की मिट्टी एक सूक्ष्म समझ और इंजीनियरिंग दृष्टिकोण की मांग करती है। कभी कहीं पे कमजोर मिट्टी है, कहीं पर मजबूत मिट्टी है, वहां पर इस तरह की समझ से काम करना चाहिए, जिसे परियोजना निदेशक ने नजरअंदाज कर दिया। तो परियोजना निदेशक भी इसमें जिम्मेदार है। आपको एक और जानकारी मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, और वो ये है कि इस परियोजना का 70% जो काम है वो पूरा हो चुका है, और केवल 224 किलोमीटर सड़क का निर्माण अभी और होना है, बाकी काम कर लिया गया। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में और भयानक त्रासदियां आ सकती, और जिस सुलभ सफर की हम कामना कर रहे हैं वो प्रभावित हो सकता है। चार धाम सड़क परियोजना हिमालय को वश में करने के प्रयास में सरकार के अहंकार का प्रतीक है। कानूनी हेरफेर और पर्यावरणीय परिणाम पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विकास के लिए एक ईमानदार दृष्टिकोण की मांग करते हैं, एक ईमानदार दृष्टिकोण की आवश्यकता को दिखाते हैं। उत्तराखंड का नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र हिमालय के मुकुट का एक रत्न संरक्षण का हकदार है, लूट खसोट का नहीं जो इस समय वहां चल रही। लेकिन अब इससे इनकार कैसे किया जा सकता है? भारत के प्रमुख पर्यावरणविद है और तमाम पर्यावरणविदों ने इसको लेकर चिंता जाहिर की, लेकिन बिमलेंदु झा इसको लेकर कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन की दुनिया में हमें सुविधा के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए योजना बनानी चाहिए। ये जो चार धाम परियोजना ये सुविधा के लिए बनाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि हिमालय की तीव्र सड़क स्वर्ण भूमि को नरक की ओर ले जा रही। अब आप तय करिए कि क्या होने वाला है। नरक की जब हम बात करते हैं तो वही नरक है जो पिछले 2 हफ्तों में 41 मजदूर उस सुरंग के अंधेरे में खो गए हैं। ये सरकार की नाकामी का भी प्रतीक है, और हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने में नाकाम साबित हुआ। अब आप लोग तय करिए कि आपको ये अंधाधुंध सुविधाएं चाहिए, अंधाधुंध कटाई छटाई विस्फोट की कीमत पर, हिमालय को तबाह करने की कीमत पर आपको सुविधाएं चाहिए, या आपको जीवन सुलभ चाहिए। और शुक्रिया आप सभी लोगों का। ये तो ऐसा अलग कार्यक्रम था पर्यावरण से जुड़ा हुआ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर बताइए। मुझे इजाजत दीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।